अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो है वो हम अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो बायो एनर्जेटिक्स की चल रही है, और बायो एनर्जेटिक्स हम जो है इससे पहली वाली वीडियोस में देख चुके हैं, और उसके अंदर हमने पूरा देखा था रेस्पिरेशन देखी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन, और अब जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ये टर्म देखें तो ये टर्म है फ़ोटो और फिर है सिंथेसिस। ठीक है, तो फ़ोटो का मतलब हमारा बायो के अंदर या साइंस की लैंग्वेज में जो है वो होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट, या फॉर्मेशन थ्रू लाइट, या लाइट के ज़रिए कुछ बनाना। तो लाइट के ज़रिए हम जो बनाएंगे उसे हम कहते हैं ग्लूकोज़, लेकिन ये ग्लूकोज़ बहुत सारे स्टेप्स के अंदर बनता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखने लगें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका मतलब होता है सिंथेसिस फ्रॉम लाइट, यानी कि लाइट के ज़रिए कुछ बनाना, या फॉर्मेशन थ्रू लाइट। ठीक है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। हम बायो के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और एक हमारे पास होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और हम ये देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना फूड इन ऑटोट्रॉफ से हासिल करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स दरअसल वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। दैट्स वाई हम इन एनिमल्स को जिनमें फ़ोटोसिंथेसिस होता है उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस जो भी ऑर्गेनिजम्स करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी लाइट के ज़रिए अपना खाना खुद बनाने वाले। अब दूसरा पॉइंट इस फोटोसिंथेसिस का देखें तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं, बट अब हम दोबारा देख लेते हैं कि एनाबॉलिक का मतलब होता है मुख्तलिफ़ केमिकल्स को यूज़ किया जाए और उन केमिकल्स को ज्वाइन करके या कलेक्ट करके या उनकी मदद से एक नया बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कलेक्ट करते हैं और फिर ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ग्लूकोज बनता है, यानी कि ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मेन कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं प्लांट्स, और वाटर यानी कि H2O लेते हैं अपनी रूट से और बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन इज़ रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये है छोटी सी समरी फोटोसिंथेसिस की कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी समरी देखना चाहें पूरे रिएक्शन की कि इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले लाइट एनर्जी या सनलाइट जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब उसको लेता कौन है? ये लाइट एनर्जी सबसे पहले दी जाती है, या एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं वो इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ठीक है, अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बाद ये इनके पास ये लाइट एनर्जी जाती है, और फिर ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए फॉर्म कर देते हैं, या फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? तो इन रियल इस लाइट एनर्जी को, जो कि एक सनलाइट है, इस लाइट एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है। क्योंकि ग्लूकोज एक केमिकल है, दैट्स वाई हम इसको केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो इसके अंदर होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि H2O, इन दोनों को यूज़ किया जाता है, और इन दोनों को यूज़ करने के साथ साथ सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पिगमेंट्स
इनको हम देखेंगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सनलाइट, पिगमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन चारों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे पास बनता है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट। और इसी ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है एयर में, और फिर इस एयर को जो है वो रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए कहना चाहिए जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स और जो लिविंग थिंग्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं इस एयर को। सो दरअसल कार्बन, वाटर और सनलाइट और पिगमेंट्स, ये चार चीज़ें हैं इसके रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब जब भी हमने फोटोसिंथेसिस करवाना है तो हमें ये चार चीज़ें चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी ब्रीफ देखेंगे, समरी के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं ये तो हमने देख लिया, और हर रॉ मटेरियल क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले एक रॉ मटेरियल है वाटर। इसको हम देखते हैं कि वाटर क्या रोल प्ले करता है या ये क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले जो वाटर होता है इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि H2O होता है, यानी कि अगर ये किसी भी रिएक्शन के अंदर काम करता है तो या तो ये हाइड्रोजन दे सकता है या फिर ऑक्सीजन जो है वो दे सकता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर है ये H+ यानी कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्ट एज H+ डोनर। अब ये H+ इसको चाहिए क्यों होती है, इसलिए चाहिए फोटोसिंथेसिस को चाहिए क्यों होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6। तो हमारे पास दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, जो कि ये तीन चीज़ें हैं, ये और ये। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन देती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला ऑक्सीजन देती है, और ये जो हाइड्रोजन हम लेते हैं वो हमें वाटर से मिलता है। और वाटर के पास ये वाली जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाय प्रोडक्ट एयर के अंदर रिलीज़ हो जाती है। तो दरअसल ग्लूकोज बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो इसी तरह कंट्रीब्यूट करती हैं। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा कि एक्ट एज H+ डोनर। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं हमारी बुक के मुताबिक कि वाटर जो है सिर्फ H+ यानी कि हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन नहीं देता। ठीक है, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में जो है हिस्सा लेती है। वाटर की ऑक्सीजन जो है वो कभी किसी सूरत भी ग्लूकोज की ऑक्सीजन या ग्लूकोज के अंदर जो है वो नहीं अपना कोई भी रोल प्ले करती। ये ऑक्सीजन वाटर की जो है यही वो ऑक्सीजन है जो कि बाहर निकल जाती है। ये तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, और प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वाटर को यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया यूज़ करते हैं और ये प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब सेकंड जो रॉ मटेरियल है हमारे पास वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो वाटर हम सब जानते हैं कि ये वाला जो वाटर है ये प्लांट्स लेते हैं अपने रूट्स के ज़रिए यानी कि जड़ों के ज़रिए, जो कि ज़मीन में होती हैं। मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो वो भी जो वाटर होता है वो अपने रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स को मिलती है एयर से यानी कि हवा से, और वाटर से यानी कि H2O से। ठीक है, क्योंकि H2O है इसके अंदर, पानी के अंदर भी बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। तो पानी में जो फिशेस या जो एनिमल्स वगैरह सांस ले रहे होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो यही CO2 जो कि वहाँ पे वो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ कर रहे होते हैं, वही जो है वो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो रही होती है। ये क्योंकि प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर भी तो होते हैं ना। तो अब हम ये देख चुके हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये करेगा एक्ट एज कार्बन एंड ऑक्सीजन डोनर। ठीक है, ये बात हम पहले देख चुके हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी, और वैसे जो सारी चीज़ें हैं मतलब जो हाइड्रोजन बचा
वो आएगा वाटर के ज़रिए। ठीक है, अब नंबर 3 पे जो हमारा एक है रॉ मटेरियल वो है लाइट। लाइट, सनलाइट। ठीक है, अब लाइट क्या क्या करती है या क्या रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले जो लाइट है वो हम सब जानते हैं कि डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का मतलब जिसकी दो नेचर्स हों। ठीक है, डुअल नेचर का मतलब जो जिसके दो नेचर्स हो या वो दो तरह से मौजूद हो। तो लाइट हम सबको पता है कि एक वेव्स की सूरत में मौजूद होती है यानी कि लहरों की शक्ल में, और एक पार्टिकल्स की फॉर्म में यानी कि ज़र्रात के ज़रिए जो है वो मूव कर रही होती है लाइट। तो अब ये लाइट दो तरह से होती है और दोनों तरह से जो है वो प्लांट्स को मिल रही होती है। लेकिन लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम सब जानते हैं कि हम उनको फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, हम पूरे फोटोसिंथेसिस में लाइट को लाइट नहीं बल्कि लाइट को फोटॉन्स कहेंगे, या इसका एक और नाम जो है वो क्वेंटा होता है, क्वेंटा। अब ये लाइट क्या करती है, करती ये है कि जब लाइट जो है वो प्लांट्स पे पड़ती है तो ये एनर्जी देती है। एनर्जी किस बात के लिए देती है, एनर्जी देती है ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सके। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है या जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सनलाइट के ज़रिए। ठीक है, अब सनलाइट कौन सी होती है, सनलाइट में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं और बहुत सारी टाइप्स की रेज़ होती हैं, बट जो प्लांट यूज़ करते हैं उन रेज़ को हम कहते हैं विजिबल लाइट, या उस लाइट को हम कहते हैं विजिबल लाइट। और इस लाइट की अगर हम वेवलेंथ पूछें या पूछी जाए तो इसकी वेवलेंथ होती है 380 to 750 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। ठीक, अब इस विजिबल लाइट के अंदर हमारी 7 लाइट्स आती हैं और उन 7 लाइट्स को हम बचपन से जान रहे होते हैं, जो कि रेनबो के कलर्स भी होते हैं, और वो होते हैं विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारी लाइट्स होती हैं जो कि विजिबल लाइट्स होती हैं और प्लांट्स पर पड़ रही होती हैं। ठीक है, अब लाइट की जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। ठीक है, जो कि थोड़ी सी देखने में डिफ़िकल्ट लगती हैं बट ये इतनी ज़्यादा है नहीं। एक हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़्ब करना या किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पर, ठीक है, कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, या कोई पिगमेंट किस वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कोई भी पिगमेंट किस वेवलेंथ पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को, दैट इज TH, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को या अपने मैक्सिमम एक्शन को जो है वो शो करता है, वो हमारे पास कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हमारी बुक जो है उसके अंदर काफ़ी जो है वो ग्राफ वगैरह भी दिए हुए हैं इसको देखने के लिए। तो हम एक रफ सा ग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर बस हम इतना देखेंगे कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है क्या। तो ये हमारे पास दो ग्राफ्स हैं। ठीक है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ठीक, अब हम यहाँ पे जो चीज़ शो होगी या ग्राफ की जो पीक्स होगी वो शो करेंगे एब्जॉर्प्शन को।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन को, और ये जो शो करेगी ये शो करेगी एक्शन को। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है हमारे पास वो है 380 से 750 नैनोमीटर, और यहाँ पर भी 380 से 750 नैनोमीटर। अब इस वेवलेंथ के अंदर हमें पता है कि कौन कौन से कलर्स आते हैं, VIBGYOR, ये कलर्स आते हैं वेव गियर के। और यहाँ पर भी VIBGYOR, ये सारे कलर्स आते हैं जो कि विजिबल लाइट के अंदर या प्लांट के ऊपर पड़ने वाली लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो 3 तरह के जो पिगमेंट्स हैं उसके अंदर हमारा एक शामिल होता है क्लोरोफिल A, फिर शामिल होता है क्लोरोफिल B, और फिर होता है कैरोटीनॉइड। वैसे तो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बट जो अहम या इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स कह लें तो वो यही होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड। तो जब हम क्लोरोफिल A की बात करते हैं ना, तो क्लोरोफिल A इस 380 नैनोमीटर से काम करना शुरू करता है, और वो इस रीजन में जो कि इंडिगो और ब्लू है यहाँ से पीक पकड़ता है, यानी कि मैक्सिमम एक्शन को शो करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर इस एक्शन पे ये मज़ीद एक्शन शो कर देता है। ठीक है, इतने एरिया पे जहाँ पर ये ग्रीन और येलो कलर आता है ये अपना एक्शन नहीं शो करता, या जो है वो लोएस्ट एक्शन शो करता है। कौन? क्लोरोफिल A। अब क्लोरोफिल B की बात की जाए, इन दोनों के अंदर कंपोजिशन का थोड़ा फ़र्क होता है, दैट्स वाई हम इनको क्लोरोफिल A और B इनको नाम दिया हुआ है, वैसे ये तकरीबन सही है। इसके बाद क्लोरोफिल B की बात की जाए तो वो भी 380 नैनोमीटर से शुरू करेगा, इतने रीजन में मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। जितना ये ग्रीन रीजन जहाँ पर आ रहा है उसके अंदर ये एक्टिविटी नहीं शो करेगा, उसके बाद यहाँ पर भी ये मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हुए नीचे आ जाएगा। ठीक, और अब मज़ीद अगर हम देखना चाहें इस कैरोटीनॉइड को, तो कैरोटीनॉइड दरअसल वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जो कि क्लोरोफिल A और B नहीं कर पाते, तो वो लाइट है ये ग्रीन लाइट। तो क्लोरोफिल A अपना जो लीस्ट एक्शन है वो यहाँ पे शो करता है, और इतने रीजन में ये फुल एक्शन शो करता है, और फिर ये आगे इस तरह का शो करता है। तो जब हमने इस ग्राफ में ये देखा कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ पर किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम में हम एक पिगमेंट को सिंगल सिंगल देखते हैं। जैसे कि हमने कहा क्लोरोफिल A, तो हमने कहा क्लोरोफिल A जो है वो इस रीजन के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, इसमें नहीं करेगा, और इसमें मज़ीद एक्टिविटी शो करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा एक्शन को। अब अगर हम इस ग्राफ को मज़ीद बढ़ा लें, या हम कह दें कि ब्लू रीजन में इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है, या रेड रीजन में इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अब जो हमारा नंबर 3 वाला है पिगमेंट, या नंबर 3 वाला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की थोड़ी बहुत समरी हम पहले देख चुके हैं स्लाइड वाले उसके अंदर, अब हम मज़ीद देखेंगे। पिगमेंट्स जो है होते क्या है? सबसे पहले पिगमेंट्स दरअसल हम कह सकते हैं कि ये केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है? ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट है, कोई भी लीफ है, उसके ऊपर लाइट एनर्जी आ रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और वो चीज़ होते हैं उसके पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो प्लांट पे पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और वो लाइट एनर्जी दरअसल सनलाइट ही होती है। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 तरह के हमारे पास पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, एक हमारे पास होंगे क्लोरोफिल A, एक हमारे होंगे क्लोरोफिल B, और एक हमारे पास होंगे कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स। अब इनका जो है वो एक एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो भी बताया गया है।
तो क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा फार्मूला होता है और सेम यही फार्मूला क्लोरोफिल बी का होता है, बट इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो तादाद है, नंबर्स, उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। कार्बन इसके अंदर 55 ही होते हैं, C55H70O6N4 और Mg। यानी कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब हम इसकी अरेंजमेंट समझते हैं थोड़ी सी। तो हमारे पास ये जो तीनों पिगमेंट्स होते हैं ना, ये एक साथ मौजूद होते हैं। एक साथ का मतलब जहाँ पर भी लाइट एब्जॉर्ब होगी या लाइट पड़ेगी वहाँ पर ये तीनों पिगमेंट्स एक साथ मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे कि ये है ए, यानी कि क्लोरोफिल ए, फिर यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, बट ये सी क्लोरोफिल सी नहीं है, ये कैरोटीनॉइड है। ये क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये भी ए है और ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस तरह करके मौजूद होते हैं। और थोड़े से और बना लेते हैं। और इस पूरे जगह को, तो इस पूरे एरिया को या इस पूरी अरेंजमेंट को जो है वो हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो फोटो सिस्टम में मौजूद होता है। अब इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर अगर हम एक चीज़ नोट करें तो वो है ये ए, और ये मेन पिगमेंट होता है पूरे फोटोसिंथेसिस का, यानी कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड, ये तीन पिगमेंट्स हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्लोरोफिल ए होता है। अब होता क्या है इसके अंदर के कैरोटीनॉइड्स पे अगर सनलाइट आ रही होती है तो ये कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल बी को देते हैं, क्लोरोफिल बी सनलाइट क्लोरोफिल ए को देते हैं और फिर यहाँ पर रिएक्शन होता है। दैट्स वाई हम इस क्लोरोफिल ए को जो है वो रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब होता है यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। होता ये है कि जो सनलाइट या जो फोटॉन्स होते हैं वो इस तरह करके पूरे प्लांट के ऊपर ही पड़े होते हैं। तो जैसे अगर ये कैरोटीनॉइड पर पड़े तो कैरोटीनॉइड अपनी लाइट जो है वो इस क्लोरोफिल बी को देगा और क्लोरोफिल बी इस ए को, यानी कि रिएक्शन सेंटर को देगा। इसी तरह अगर जो लाइट एनर्जी है वो इस बी पर पड़ी तो ये बी यानी कि क्लोरोफिल बी इस क्लोरोफिल ए को एनर्जी देगा। इसी तरह अगर सनलाइट जो है वो इस बी पर आई तो इस बी से ये डायरेक्ट ए पे आएगी। अगर इस कैरोटीनॉइड पर पड़ी तो फिर इस कैरोटीनॉइड से ये पहले बी पे आएगी और फिर इस बी से इस ए पर आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। और जब इस रिएक्शन सेंटर पे यानी कि क्लोरोफिल ए के पास लाइट एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। तो हम इस क्लोरोफिल ए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, कि इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है या ये बना हुआ किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर इसका एक हेड होता है। ठीक है, और उस हेड के अंदर रिंग्स होते हैं इस तरह करके, इसका एक हेड होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर 4 रिंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, रिंग्स तो नहीं लग रहे लेकिन इनको हम रिंग्स कहते हैं और इन रिंग्स का नाम होता है पायरोल रिंग्स, पायरोल रिंग्स। और इन रिंग्स के बिल्कुल मिड के अंदर N मौजूद होता है, यानी कि नाइट्रोजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये चारों नाइट्रोजन जो है वो जुड़े हुए होते हैं इसके बीच में एक Mg से, Mg यानी कि मैग्नीशियम इसके दरमियान में मौजूद होता है और ये चारों इस मैग्नीशियम से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ये है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं हेड, या हेड के अलावा इसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं, पोरफायरिन रिंग। ठीक है,
ये होता है इसका हेड, और इसके पास एक टेल भी होती है जो कि इन में से किसी एक उस पर जो है वो इस तरह अटैच होती है। और इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, हाइड्रोकार्बन टेल। और जो क्लोरोफिल हम सबको पता है कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो यही वो टेल होती है जिसके ज़रिए ये अटैच होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से। तो ये था इसका ब्रीफ सा स्ट्रक्चर, इसके चारों जो है वो रॉ मटेरियल्स, कि इसके अंदर होता क्या है, किस तरह होता है।